Good morning. This is my 11th lecture for the August month. And in the 10th lecture, we have discussed about the intensity method and the Copernicus method. And now we shall move further for the next methods, and the third method is the Kepler's third law. According to Kepler's third law, we know that the sun is the center of the planets revolving around it, and in this all are different planets are situated at different distances, and their period of revolution is also different for different planets. For the Earth it is 365 days, and the distance for the Earth is 1.5 into 10 raised to the power 11. Now we shall discuss about the superior planets, or we shall calculate the distance of superior planets. हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, एक इंफीरियर प्लैनेट और दूसरा कौन सा होता है, सुपीरियर प्लैनेट। जो आपके पास जो इंफीरियर प्लैनेट्स होते हैं वो होते हैं जो अर्थ के कंपैरिजन में सन के ज़्यादा क्लोज है, वो इंफीरियर प्लैनेट्स होते हैं। और उन इंफीरियर प्लैनेट्स के जो डिस्टेंसेस है वो डिस्टेंसेस हम लोग अर्थ की हेल्प से ही कैलकुलेट करते हैं, अर्थ पर रह करके ही कैलकुलेट करते हैं। और उसके अंदर हम लोगों ने कॉपरनिकस मेथड काम में लिया था, जिसमें एंगल ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन हमने कैलकुलेट करके और एक राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्टेन करके और साइन ई और कॉस ई के बेसिस पर हम लोगों ने अर्थ से प्लेनेट की डिस्टेंस और सन से प्लेनेट की डिस्टेंस कैलकुलेट की थी। अब हमारे पास आता है अबाउट द सुपीरियर प्लैनेट्स। सुपीरियर प्लैनेट कौन से होते हैं? सुपीरियर प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जिनकी डिस्टेंस अर्थ से ज़्यादा दूर हो। तो सुपीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस, क्योंकि उस मेथड के अंदर हम लोग केवल इंफीरियर, कॉपरनिकस मेथड में केवल इंफीरियर प्लैनेट को ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो सुपीरियर प्लैनेट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग केपलर्स थर्ड लॉ काम में लेते हैं। केपलर ने एक्चुअली 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए थे, जो हम लोग आगे लेटर ऑन जब आगे के चैप्टर्स आएंगे वहाँ पर डिस्कस होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि केपलर ने जो प्लैनेट के जो प्लैनेटरी मोशन के जो 3 लॉज दिए थे, उसमें पहला दिया था all planets revolve around the sun in elliptical orbit। सन के चारों तरफ जो प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं होते, बल्कि किस में होते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में होते हैं। और उस एलिप्टिकल ऑर्बिट का सेंटर पर सन सिचुएट नहीं होता, बल्कि हल्का सा एक साइड पर क्या होता है? शिफ्टेड होता है। इस वजह से प्लेनेट जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उस रिवॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि एक बार सन के क्लोज आता है प्लैनेट, और एक बार एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उससे क्या होता है? एक सर्टेन डिस्टेंस पर होता है। तो हम लोग जो डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं वो मीन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। जो हम लोग जो बात करते हैं भाई अर्थ की सन से जो डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10 राइज्ड टू पावर 11, ये डिस्टेंस भी क्या है? मीन डिस्टेंस है। कभी अर्थ सन के सबसे ज़्यादा क्लोज होती है गर्मियों के दिनों में, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है सर्दियों के दिनों में। तो यहाँ पर हमारे पास जो मौसम है वो अर्थ की डिस्टेंसेस से भी हमारे पास क्या होते हैं? इसके अंदर डिसाइड होते हैं कि अगर सर्दियों के दिनों में अर्थ सन से ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है, और गर्मियों के दिनों में जो अर्थ है वो सन के ज़्यादा क्लोज होती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1.5 इंटू 10 पावर 11 इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, ये कौन सी होती है? मीन डिस्टेंस होती है। तो हमारे पास इसके अंदर मीन डिस्टेंस के अंदर सुपीरियर में अगर आपके पास है, और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए आपके पास अगर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी हो और मीन डिस्टेंस आपके पास कितनी हो? आर हो, तो अकॉर्डिंग टू मैं बता रहा था जो आपके पास जो फर्स्ट लॉ है वो फर्स्ट लॉ क्या होगा कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। पहली दूसरी चीज इसके अंदर यह है कि जो वो इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के सेंटर पर सन सिचुएट नहीं होता, हल्का सा शिफ्ट होता है।
यानी उसके अंदर क्या होगा कि जब अर्थ या कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो उसके पूरे रिवॉल्यूशन के अंदर एक बार प्लेनेट सन के क्लोजेस्ट होगा और एक बार फारनेस्ट डिस्टेंस पर होगा। एग्जैक्ट परफेक्टली सर्कुलर पाथ नहीं होता कि उसकी डिस्टेंस हमेशा ही इक्वल रहे। दूसरी चीज उसने ये कही कि जो अर्थ है वो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर जो एरिया स्वैप्ड होता है, सेकेंड रूल बता रहा हूं, ये आपके पास सन है, ये प्लेनेट है, तो एरिया स्वैप्ड का मतलब हो गया कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अर्थ या कोई भी प्लेनेट यहां से यहां आया और दूसरे के अंदर आपके पास सन की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी सेंटर से अलग हो गई। ये आपके पास इलिप्स का सेंटर है, सन की पोजीशन यहां पर है, तो आपके पास ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, तो ये हो गया आपके पास एरिया स्वैप्ड बाय द प्लेनेट। समझ में आ रहा है? एक बार फिर बता दूं मैं, हमारे पास जब कोई भी प्लेनेट किसी सन के चारों तरफ, ये सन की पोजीशन है, सेंटर पर नहीं, हल्का सा एक साइड पर सिचुएटेड है, तो जब ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये यहां से यहां पर पहुंचता है तो ये इसका एरिया होगा, और उसी टाइम इंटरवल में मान लो ये प्लेनेट यहां से यहां पहुंचता है तो ये इसका एरिया होगा। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि टाइम इंटरवल सेम हो तो एरिया स्वैप्ड बाय ए प्लेनेट इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी कि अगर मान लो कोई भी प्लेनेट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, मान लो आपने 1 मंथ कंसीडर कर लिया, तो 1 मंथ में मान लो वो यहां से यहां आती तो इधर भी आपके पास क्या होगा, कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कोई भी प्लेनेट, और ये वाली जो एरिया है और ये वाला जो एरिया, ये दोनों एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लॉ जो होता है वो होता है एरिया स्वैप्ड बाय द प्लेनेट अराउंड द सन इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज करते हैं हम लोग, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का मतलब एरिया स्वैप्ड बाय द प्लेनेट अपॉन टाइम इंटरवल, ये चीज कहलाती है एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बताया मैंने, द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन does not situate at the center of the ellipse also। वो हल्का सा क्या होता है, एक साइड पे शिफ्ट होता है। तो यहां पर आपके पास एरियल वेलोसिटी होगी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो जब वो सबसे ज्यादा क्लोज होगा तब वो फास्टर मूवमेंट करेगा, और जब वो फार्दर डिस्टेंस पर होगा तो वो क्या होगा, स्लोअर मूवमेंट करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जो एरिया है वो एरिया आपके पास सेम होगा। तो दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। पहला, एरिया स्वैप्ड बाय द प्लेनेट इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, या एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लैंग्वेज का फर्क है, मीनिंग सबका एक ही है कि टाइम इंटरवल और एरिया स्वैप्ड, ये दोनों चीजें। एरिया स्वैप्ड का मतलब यही है, मान लो ये सन की पोजीशन है, तो सन की पोजीशन के अंदर आपके पास क्या होगा कि यहां पर आपके पास ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। थर्ड लॉ की बात कर रहे थे हम लोग, ये सेकंड लॉ हो गया। तो आपके पास फर्स्ट लॉ मैंने बताया, क्या बताया मैंने, ए प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन डज नॉट एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। दूसरा, एरिया स्वैप्ड बाय द प्लेनेट is equal in equal time interval, और aerial velocity of a planet is always remains constant। ये दो लॉ के थर्ड लॉ आता है आपके पास। अगर मान लो मीन डिस्टेंस, अब आपके पास क्या हो गया, क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग है तो हम लोग मीन डिस्टेंस से कंसीडर करेंगे। आपके पास अगर मान लो मीन डिस्टेंस r है और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, कैपिटल T है, तो T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। दिस इज द थर्ड। T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो आपके पास क्या हो जाएगा, T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, यानी T स्क्वायर इज इक्वल टू kr³, यानी T स्क्वायर अपॉन r³ इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी T1 स्क्वायर अपॉन r1³ इज इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन r2³।
अब आप समझ गए कि इसके अंदर अब अगर हमारे पास T1 और R1 तो हम लोग किसके लिए ले लेते हैं, अर्थ के लिए ले लेते हैं, क्योंकि अर्थ के लिए पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 365 डेज और मेन डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁻11। अब अगर मान लो आपको केवल प्लेनेट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पता लग जाए तो आप उस प्लेनेट की सन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और सन से एक बार डिस्टेंस अगर आपकी आ गई तो आप लोग अर्थ से भी उसकी डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ की डिस्टेंस को माइनस कर दो, सुपीरियर प्लेनेट के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। R2 क्यूब इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इंटू R1 क्यूब, और R2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू R1 की जगह हम लोग अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस ले लेंगे, T1 की जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ले लेंगे, और T2 की जगह उस प्लेनेट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अगर आपके पास है तो आप लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेथड्स हमारे पास, जो ही आपके पास मेथड या टेक्निक आती है तो कोई भी चीज़ की वैल्यू को कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। आप लोग देख पा रहे हो सकता है इससे पहले आप लोग इस तरह से सोचते हो भाई यहाँ से बैठे बैठे हम लोग प्लेनेट की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे हम लोग सन से उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हम तो अभी कहीं गए नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टेक्निक और फिजिक्स के अंदर ऐसी टेक्निक्स होती है कि उस टेक्निक्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस अर्थ पर बैठे बैठे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज आपके पास R2 इज इक्वल टू आ गया T2 अपॉन T1 की पावर 2/3 इंटू R1, ये वाली वैल्यू आपके पास आते ही और आप लोग इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आया आपके पास केपलर्स थर्ड लॉ। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, T2 अपॉन T1 की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर रूट करके स्क्वायर कर देना, सॉरी क्यूब रूट निकाल करके उसका क्यूब रूट फाइंड करके और फिर स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाती है। तो ये टेक्निक से हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और इसी टेक्निक की हेल्प से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द थर्ड मेथड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट मेथड, फर्स्ट हो गया आपके पास इंटेंसिटी मेथड हो गया, उसके बाद कोपरनिकस मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके, ये केपलर्स थर्ड हो गया। अब उसके बाद आता है आपके पास एको मेथड। एको मेथड क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, नाम आपके लिए कोई नया नहीं है। ये एको मेथड के अंदर क्या होता है कि कोई भी आपके पास, जैसे एको होता क्या है, पहले तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये नई चीज नहीं है। जिनके 9th के अंदर जो पढ़े हैं सीबीएसई के अंदर उनको क्षेत्र से पता है कि उसके अंदर एको मेथड आता है। एको क्या होता है कि कोई भी साउंड, जैसे मान लो हम लोग किसी बड़े हॉल के अंदर या पहाड़ों से घिरे हुए एरिया के अंदर अगर हम लोग ताली बजाएं तो ताली बजाने पर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वही साउंड क्या होती है पहाड़ों से या बड़े हॉल की दीवारों से टकरा करके वापस हमें सुनाई देती है। यही चीज क्या कहलाती, एको कहलाती। इसे हम लोग रिफ्लेक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो ये जो साउंड आपको सुनाई देता है, साउंड की जो स्पीड होती वो फिक्स होती एयर के अंदर करीब करीब, अगर मान लो रूम टेम्परेचर की बात करें हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी वैल्यू करीब 346 मीटर पर सेकंड की स्पीड आती है साउंड की। आपको स्पीड ऑफ साउंड पता है। आपको इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो आपने कोई भी साउंड प्रोड्यूस की, वो टाइम इंटरवल नोट करना है और फिर उसके बाद वो साउंड टकरा करके वापस कितनी देर में हमारे पास आ रही, वो टाइम इंटरवल आपको नोट करना है। ये टाइम इंटरवल आपको पता लग गया। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए यहां से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हुई, थोड़ी देर के लिए यहां से ये साउंड प्रोड्यूस हुई और फिर उसके बाद किसी भी सरफेस से या कोई भी चीज से टकरा करके ये वापस लौट करके आई। ये वापस लौट करके आने का जो टाइम इंटरवल है, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो हमने कितनी कंसीडर कर ली, डी डिस्टेंस कंसीडर कर ली, तो पहले क्या होगा, साउंड यहां से यहां जाएगी फिर वापस लौट करके आएगी।
तो कितनी डिस्टेंस होगी, 2d डिस्टेंस होगी। और 2d डिस्टेंस आने के बाद ये हो गया आपके पास डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी होती है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं टाइम इंटरवल आपने मेजर कर लिया है, साउंड प्रोड्यूस की, साउंड गई, टकराई, वापस लौट करके आई, तो वो टोटल डिस्टेंस आपको 2d हो जाएगी। टाइम इंटरवल आपने नोट कर लिया t, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको पता है, तो डिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, vt/2। ये फॉर्मूला आपके पास आएगा, जहां पर v स्पीड ऑफ साउंड है। स्पीड ऑफ साउंड आप लोग जानते हैं करीब करीब वही रूम टेम्परेचर पर 345 और 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकंड होती है। टेम्परेचर के साथ थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, तो टेम्परेचर आपको पता हो तो देन यू कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड। और फिर उसके बाद आपके पास इसके अंदर क्या होता है कि वैल्यू को आप लोग डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अर्थ सरफेस पर सिचुएटेड, अगर मान लो आपके पास है जो कोई भी हिल्स वगैरह है और उसकी डिस्टेंस फाइंड करने, कोई भी रूम वगैरह है, बड़ा हॉल है, और उस बड़े हॉल के अंदर क्या हो कि आपके पास क्या होना चाहिए कि वहां से वहां तक की डिस्टेंस इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। टाइम इंटरवल आपके पास है, स्पीड ऑफ साउंड आपके पास है, डिवाइड बाय 2 करके आप लोग स्पीड ऑफ साउंड एको मेथड से, स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू पुट करके आप लोग डिस्टेंस ऑफ फार्दर ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास कौन सा मेथड, एको मेथड आपके पास इसके अंदर आया। नेक्स्ट जो मेथड आपके पास आता है, इसमें कुछ भी नहीं, स्पीड ऑफ साउंड आपको पता होनी चाहिए, टी आपको पता होना चाहिए, टाइम आपको पास पता लग गया, तो आप लोग टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस का मतलब होता है अर्थ सरफेस पर सिचुएटेड जो डिस्टेंसेज होते, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंसेज आप लोग इस एको मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती आपके पास, अब ये सारे के सारे जो मेथड है, लेजर है, रडार है, सोनार है, ये भी आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। हम लोग इसके अंदर डेली रूटीन के अंदर ये सारे वर्ड यूज देखते रहते हैं। जैसे मेलों के अंदर मिलती है आपको लेजर लाइट मिलती है, उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग जो भी लाइट डालते हैं वो लाइट क्या होती है कि सामने उसका स्पॉट नजर आता है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर बोल रहा हूं मैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन आपके पास इसके अंदर है। यानी कि लाइट को हम लोग क्या करें, एम्प्लीफाई करें। एम्प्लीफाई का मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाना, एम्प्लीफाई करें बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, उसे स्टिमुलेट करके यानी कि उसे प्रेरित करके हम लोग क्या करें, लाइट को इमिट करें। इसका मेथड आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हमारे पास इसके अंदर बस इतना सा बता देता हूं मैं कि इसमें लाइट का एम्प्लीफिकेशन यानी स्ट्रेंथ बढ़ाना यानी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना, किससे, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन का मतलब होता है लाइट का बाहर निकलना। तो हम लोग ऐसा एनवायरमेंट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट उसमें से क्या हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से निकले, वही स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो लेजर लाइट आप लोग उसके अंदर देखते ही हैं, आप स्टार्ट करते हैं, सामने जाकर के स्पॉट आपको नजर आता है और रेड कलर का या कोई भी अलग अलग कलर भी आते हैं, तो उसके अंदर आप लोग आसानी से उस स्टिमुलेटेड एमिशन से लेजर लाइट को, अब इसको हम लोग किस में काम में लेते हैं, फार्दर जो मून वगैरह के जो डिस्टेंसेस है या फार डिस्टेंसेस हैं उसके अंदर हम लोग इसको काम में लेते हैं। मेथड इसके अंदर भी वही होता है कि लेजर लाइट जाएगी आपके पास कहीं से भी, कोई भी ऑब्जेक्ट से आप जाएगी और फिर जाकर के टकरा करके वापस लौट करके आएगी। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस d हो तो यहां भी आपके पास क्या होगा, वही 2d/t इज इक्वल टू c। c क्या है, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं चाहे लेजर लाइट हो चाहे कोई दूसरी लाइट हो, स्पीड ऑफ लाइट दोनों की सेम होती है। तो यहां पर ऐसा नहीं कि भाई लेजर लाइट है तो ज्यादा स्पीड होगी या कम स्पीड होगी, स्पीड चाहे कोई से भी लाइट हो, सबकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर। अगर एयर के अंदर है तो चाहे आप कोई सी भी लाइट लो, चाहे आप विजिबल रेडिएशन लो, चाहे आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लो, चाहे आप लोग जो इंफ्रारेड रेडिएशंस लो, चाहे आप लोग जो कोई से भी लेजर लाइट हो, कोई से भी टाइप की लाइट लो, सबकी स्पीड सेम होती है। और आप जानते हैं स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यहां भी डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कैसे निकलेगी, ct/2। यहाँ
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकल जाएगा आपके पास, और वो आ जाएगा आपके पास 345 या 346 मीटर पर सेकंड एट रूम टेम्परेचर पर। और ये स्पीड ऑफ साउंड है, ये आपके पास क्या होगी, सबकी लेजर लाइट के लिए भी यही रहेगी, CT/2 टाइम इंटरवल आपके पास वही, यहाँ से लाइट छोड़ी गई, टकराई, वापस लौट करके आ गई। मून वगैरह की डिस्टेंस हम लोग एक्यूरेसी के साथ इस मेथड से क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग हाई इंटेंसिटी की लेजर लाइट इसके अंदर, वो वाली नहीं, छोटी वाली नहीं, जो इसके अंदर लेबोरेटरीज के अंदर हाई इंटेंसिटी की लाइट जाएगी, मून से जाएगी, टकराएगी, वापस लौट करके आएगी, टाइम इंटरवल हम लोग नोट कर लेते हैं, और इससे हम लोग कई हेवनली ऑब्जेक्ट्स और बाकी की चीज़ों की डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है आपके पास कौन सा, रेडार मेथड और सोनार मेथड, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर हमारे पास कौन सा मेथड हो गया, एको मेथड, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा लेजर स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया।